हेलो नमस्कार, स्वागत है आप लोग का फिर से एक बार सुमो बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस में। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने चालू किया है परिसंचरण तंत्र, सर्कुलेटरी सिस्टम को, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेटरी सिस्टम चालू किया है, जिसमें आप लोगों ने ब्लड का इंट्रोडक्शन पढ़ा था। तो ब्लड रुधिर, इसको आप दो भागों में बांट सकते हैं, प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट्स। प्लाज्मा इसका फ्लूइड पार्ट है जो कि 55% बनाता है। टोटल प्लाज्मा में आपको देखने को मिलेगा 90 to 92% है आपके वाटर, 6 to 8% है आपकी प्रोटीन्स, जो प्लाज्मा प्रोटीन्स कहलाते हैं, और इसमें आपको मिनरल्स वगैरह भी मिलेंगे। 6 to 8% जो प्लाज्मा प्रोटीन्स है वो मेनली कौन सी है? फाइब्रिनोजन है, एल्बुमिन है, ग्लोबुलिन है। फाइब्रिनोजन का काम है ब्लड के थक्का बनाने में, रुधिर का जो थक्का बनता है फाइब्रिनोजन का रोल है उसमें। एल्बुमिन का रोल है ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करने में, और ग्लोबुलिन का रोल है हमारे इम्यून सिस्टम में, प्रतिरक्षा तंत्र में। ये हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, और आखिरी में आके ब्लड में हम लोग फॉर्म्ड एलिमेंट्स पे आ गए थे जो 45% बना रहे हैं। और इसमें आपको पढ़ना है WBC, RBC, प्लेटलेट्स को और WBC को हम लोग इस लेक्चर में पढ़ेंगे। पिछले लेक्चर में हम लोग इरिथ्रोसाइट्स या लाल रुधिर कणिकाओं को पढ़ लिया हम लोगों ने। इरिथ्रोसाइट्स को, लाल रुधिर कणिकाओं को, रेड ब्लड कार्पस्कल्स को हम लोगों ने पढ़ा है। तो अन्य सभी कोशिकाओं की तुलना में इसका नंबर सबसे अधिक होता है, इरिथ्रोसाइट्स का नंबर सबसे ज़्यादा। एक स्वस्थ मनुष्य में ये कणिकाएँ, इन अ हेल्दी ह्यूमन बीइंग, ये जो कणिकाएँ हैं लगभग 50 से 55 लाख प्रति घन मिलीमीटर होती हैं। तो 5 to 5.5 मिलियन, 50 से 55 लाख, 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख प्रति घन क्यूबिक, मतलब मिलीमीटर क्यूब, इतना इसका नंबर है प्रति घन मिलीमीटर क्यूब में इसका इतना नंबर है। आरबीसी है जो बन रही है वो एडल्ट स्टेज में किस में बनती हैं? हम लोग की बनती हैं रेड बोन मैरो में बनती हैं आरबीसी इन एडल्ट ह्यूमन बीइंग। अधिकतर स्तनधारियों में लाल रुधिर कणिकाओं में केंद्रक नहीं मिलता। ज़्यादातर जो हायर वर्टिब्रेट्स हैं, स्तनधारी मैमल्स हैं, अधिकतर स्तनधारियों की लाल रुधिर कणिकाओं में केंद्रक नहीं मिलते। तो ज़्यादातर मैमल्स में लाल रुधिर कणिकाएँ जो हैं उसमें न्यूक्लियस नहीं होता, ई न्यूक्लिएटेड होती, तथा इसकी आकृति कैसी हो जाएगी? उभयअवतारी हो जाएगी, बाइकॉनकेव हो जाएगी। बाइकॉनकेव, ये दोनों तरफ गड्ढा सा आपको डिप्रेशन देखने को मिलेगा, क्योंकि इसमें से न्यूक्लियस निकल गया। न्यूक्लियस निकल जाने के कारण यहाँ पे डिप्रेशन सा हो गया। बेसिकली न्यूक्लियस इसलिए निकाल दिया गया है क्योंकि आरबीसी चाहती है वो ज़्यादा से ज़्यादा हीमोग्लोबिन उसके अंदर आ जाए और ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन, जो उसका मेन काम है ट्रांसपोर्टेशन में, हेल्प कर सके। हीमोग्लोबिन क्या है? हीमोग्लोबिन एक कॉन्जुगेट प्रोटीन है जिसमें आयरन मॉइटी है। तो लाल रंग हीमोग्लोबिन जटिल प्रोटीन है, एक लौयुक्त जटिल प्रोटीन है। हीमोग्लोबिन का जो मॉलिक्यूल है उसमें एक हीम मॉइटी, हीम जिसमें आयरन है पैरस स्टेट में, और 4 उसमें पॉलीपेप्टाइड चेन, 2 अल्फा 2 बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन। तो हीमोग्लोबिन इस तरह से मॉलिक्यूल बना होता है, हीम मॉइटी प्लस 4 पॉलीपेप्टाइड चेन जिसमें 2 अल्फा 2 बीटा, ये हीमोग्लोबिन का मेकअप है। और हीमोग्लोबिन में ये जो आयरन एटम है, आयरन एटम कैन बाइंड विद 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, और इसमें 4 आयरन एटम है। इस तरह से 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को कैरी कर सकता है हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन जब बनता है इट कैन कैरी 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। और ह्यूमन में 100 ml ब्लड में, एडल्ट ह्यूमन बीइंग में हीमोग्लोबिन की जो परसेंटेज है वो नियर अबाउट 12 to 16 ग्राम होती है, और 1 ग्राम हीमोग्लोबिन 1.34 ml ऑक्सीजन को कैरी कर सकता है। 100 ml ब्लड में हेल्दी ह्यूमन बीइंग में हीमोग्लोबिन कंटेंट 12 से 16 ग्राम है। लिख लो, ये आपके वहाँ पे रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी काम आएगा। 100 ml ब्लड ऑफ अ हेल्दी ह्यूमन बीइंग एडल्ट, एक औसतन मनुष्य में एडल्ट में 100 ml ब्लड में 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है, और 1 ग्राम हीमोग्लोबिन कैन कैरी 1.34 ml ऑक्सीजन। तो इट मीन्स नियर अबाउट 20 ml ऑक्सीजन कैरी करता है 100 ml ऑफ ब्लड। इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए 1.34 से 16 को, तो नियर अबाउट 20 ml ब्लड कैरी करेगा जब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाता।
एक स्वस्थ मनुष्य में प्रति 100 मिलीलीटर रक्त में लगभग 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन। इन पदार्थों की श्वसन गैसों के परिवहन में महत्वपूर्ण भूमिका किन पदार्थों की? हीमोग्लोबिन की और आरबीसी की। तो हीमोग्लोबिन, आरबीसी, इनका महत्वपूर्ण रोल है इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस। ठीक। लाल रुधिर कणिकाओं की औसत आयु 120 दिन होती है। तो लाल रुधिर कणिकाओं की औसत आयु 120 डेज होती है। 120 डेज के बाद ये डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं। वन आउट ऑफ आरबीसी, ओल्ड एज आरबीसी गेट डिस्ट्रक्टेड। डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, कहाँ होगा? प्लीहा में, स्प्लीन में होगा। तो इसको हम लोग ग्रेव यार्ड बोलते हैं। लाल रुधिर कणिकाओं का ग्रेव यार्ड आपसे पूछा जाएगा, लाल रुधिर कणिकाओं का कब्रिस्तान कौन है? तो आपका आंसर होगा प्लीहा या स्प्लीन, ग्रेव यार्ड है। एक चीज़ और याद रखिएगा, जो हमारी आरबीसी सिक्कल शेप्ड हो गई, सिक्कल सेल एनीमिया में, वहाँ पे उसकी एक्सपेक्टेंसी कम हो जाती है, नियर अबाउट 17 डेज, 20 डेज याद रख लो, 17 to 19 डेज, अप्रॉक्स 20 डेज मान लीजिए आप हो जाती है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम हो जाएगी। आरबीसी की 17 दिन दे रखी है, तो 17 से 20 दिन आप याद रखने का तरीका कि भैया 120 से 20 को रिलेट कर लेना। आप तो बिल्कुल 17, 18, 19, 20 ऑप्शन थोड़ी ना आएगा, कम हो जाती है, 17 दिन लगभग हो जाती है, याद रख लो। चलिए अब हम लोग आ रहे हैं ल्यूकोसाइट पे। ल्यूकोसाइट्स या वाइट ब्लड कार्पस्कल्स। ल्यूकोसाइट को हीमोग्लोबिन के अभाव के कारण तथा रंगहीन होने से श्वेत रुधिर कणिकाएं भी कहते हैं। ल्यूकोसाइट्स को हम लोग वाइट ब्लड कार्पस्कल्स कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन नहीं है। हीमोग्लोबिन नहीं है तो ये रंगहीन है, कलर नहीं है, कलरलेस है। कलरलेस होने की वजह से इनको वाइट ब्लड कार्पस्कल्स भी कहते हैं। इसमें केंद्रक पाए जाते हैं, तो वहाँ पे केंद्रक नहीं था आरबीसी में, यहाँ पे केंद्रक होगा। डब्ल्यूबीसी में केंद्रक होता है। इसकी संख्या लाल रुधिर कणिकाओं की अपेक्षा कम, औसतन 6000 से 8000 प्रति घन मिलीमीटर होती है। इनका नंबर कितना है? इनका नंबर है 6000 to 8000। तो इनका रेशियो अगर देखा जाए भाई, अगर डब्ल्यूबीसी और आरबीसी का रेशियो देखा जाए तो कितना हो जाएगा? तो नियर अबाउट 700 to 1 हो जाएगा। आरबीसी 700, डब्ल्यूबीसी 1। आरबीसी डब्ल्यूबीसी का रेशियो भाई, आरबीसी है 55 लाख और ये है 8000। 55 लाख और ये 8000, तो 8000 को 700 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, लगभग 56 लाख हो जाएगा। तो क्या मतलब है? लगभग हर 700 आरबीसी पे एक डब्ल्यूबीसी है, नियर अबाउट, अप्रोक्सीमेट। ठीक है। तो औसतन 6000 to 8000 पर घन मिलीमीटर रक्त होता है। सामान्यतः कम समय तक जीवित रहती है। इनकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है 120 डेज थी आरबीसी की, इसकी कम है। इसको दो प्रमुख श्रेणियों में बांट सकते हैं। तो डब्ल्यूबीसी दो तरह की हम लोग कह सकते हैं, दो क्लासेस उसकी, दो हम लोग उसकी कैटेगरी, क्लासेस, वर्ग, कुछ भी कह लीजिए, कर सकते हैं। ग्रैनुलोसाइट्स और ए ग्रैनुलोसाइट्स, ग्रैनुलोसाइट्स और ए ग्रैनुलोसाइट्स। ग्रैनुलोसाइट्स में कौन आएंगे? न्यूट्रोफिल आएंगे, बेसोफिल आएंगे, इओसिनोफिल आएंगे। ए ग्रैनुलोसाइट में क्या आएगा? मोनोसाइट्स आएंगे, लिम्फोसाइट्स आएंगे। तो इनकी प्रमुख श्रेणियों में बांटा गया है ग्रैनुलोसाइट तथा ग्रैनुलोसाइट्स कणिकाणु तथा अकण कोशिका। कणिकाणु, कणिका अणु और अकण कोशिका। न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, बेसोफिल। न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, बेसोफिल ये कणिकाणु के टाइप हैं ग्रैनुलोसाइट के, जबकि लिम्फोसाइट मोनोसाइट अकण कोशिका के टाइप हैं। अब इनकी परसेंटेज कितनी है? ये है आपके 60 से 65%। बेसोफिल कितने हैं? बेसोफिल का नंबर सबसे कम है, 0.5 to 1% है। इओसिनोफिल 2 to 3% है। मोनोसाइट्स कितने हैं? 6 to 8% है। लिम्फोसाइट्स 20 to 25%। इसको बना लीजिएगा, इसको रट लीजिएगा। ठीक है जी। बेसोफिल संख्या में सबसे कम, इसको रट लीजिएगा बिल्कुल। इससे क्वेश्चन आ सकता है कि इसको चढ़ते क्रम में अरेंज करिए, गिरते क्रम में अरेंज करिए, ग्रैनुलोसाइट्स को अरेंज करिए, ग्रैनुलोसाइट्स को। तो इसकी आप प्रैक्टिस करिएगा, रटिएगा इसको सिरदर्द की गोली की तरह। ठीक है, चलिए आगे। न्यूट्रोफिल तथा मोनोसाइट्स भक्षण कोशिकाएं। अब आपसे यह भी पूछा जाता है इनमें से फैगोसाइटोसिस कौन करेंगी? फैगोसाइटोसिस, भक्षण, दूसरी कोशिका को खा लेना, फैगोसाइटोसिस। भक्षण कोशिकाएं कौन सी हैं? न्यूट्रोफिल्स हैं, मोनोसाइट्स हैं। तो न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स। न्यूट्रोफिल्स जो आपकी ग्रैनुलोसाइट का एग्जाम्पल है, मोनोसाइट्स जो आपका एक ग्रैनुलोसाइट्स का एग्जाम्पल है। तो ये आपके ये आपकी फैगोसाइटोसिस करने वाली कोशिकाएं हैं।
जो अंदर प्रवेश करने वाले बाह्य जीवों को समाप्त करती हैं। तो जो बॉडी में आ रहे पैरासाइट्स हैं या फॉरेन मटेरियल हैं, फॉरेन सेल्स हैं, ये उनको खा जाती है। बेसोफिल हिस्टामिन, सेरोटोनिन, हिपैरिन आदि का स्राव करती है। तो बेसोफिल क्या स्राव कर रही है? बेसोफिल स्राव कर रही है हिस्टामिन, सेरोटोनिन, हिपैरिन। हिपैरिन का स्राव करती है, सेरोटोनिन का स्राव करती है और हिस्टामिन का स्राव करती है। तो बेसोफिल सिक्रीट करती है हिस्टामिन, सेरोटोनिन, हिपैरिन तथा शोधकारी क्रियाओं में सम्मिलित होती है और इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस में इसका रोल है। इओसिनोफिल, इओसिनोफिल संक्रमण से बचाव करती है, इन्फेक्शन से बचाती है तथा एलर्जी प्रतिक्रिया में सम्मिलित रहती है। वो शोधकारी में सम्मिलित है, ये एलर्जी में सम्मिलित है। ठीक है जी। लिम्फोसाइट्स 20 से 25% है, मुख्यतः दो प्रकार की हैं, बी तथा टी। बी और टी दोनों की लिम्फोसाइट शरीर की प्रतिरक्षा के लिए उत्तरदायी है और बी और टी दोनों लिम्फोसाइट्स ये इम्यून सिस्टम के लिए प्रतिरक्षा के लिए उत्तरदायी है। तो बेसोफिल सिक्रीट कर रहा है हिस्टामिन, सेरोटोनिन, हिपैरिन। हिस्टामिन, सेरोटोनिन, हिपैरिन। इओसिनोफिल संक्रमण से बचा रहा है, एलर्जी प्रतिक्रिया में, एलर्जी रिस्पॉन्स में सम्मिलित रहता है, इन्फेक्शन से बचाता है इओसिनोफिल। बेसोफिल हिस्टामिन, सेरोटोनिन, हिपैरिन सिक्रीट कर रहा है, शोधकारी क्रियाओं में सम्मिलित रहता है तथा लिम्फोसाइट बी तथा टी दो तरह की है। लिम्फोसाइट बी तथा टी दोनों ही पार्टिसिपेट कर रही हैं किसमें? इम्यून सिस्टम में, इम्यून डिफेंस मैकेनिज्म में। ओके, अब इसके बाद